औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग के अबाउट। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं। नोटिंग जो है उसके उसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नोटिंग के थ्रू हम कोई भी डिसीजन है हायर अथॉरिटी से करवाना चाहते हैं, कोई अप्रूवल लेना चाहते हैं, उसके लिए हम नोटिंग इनिशिएट करते हैं। और उसी नोटिंग के अंदर जो है, जो भी फैसला होता है, उस फैसले को, उस केस को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए हम जो है ड्राफ्ट बनाते हैं और ड्राफ्ट के ऊपर हम लिख देते हैं डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। और जब वो अथॉरिटी जो है जिसने साइन करना होता है वो उसको फाइनल कर देती है, तो तब हम उसको जो है वो फाइनल फॉर्म में ड्राफ्ट आ जाता है। और ड्राफ्ट बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, इन इन चीज़ों को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने बात की है कि डॉग को डिस्पोज़ करने के लिए, नोटिंग को डिस्पोज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक की नोटिंग ही की जाए। कोई भी लेटर लिखना है तो उसकी ड्राफ्टिंग हमें चाहिए होती है। ऑर्डर बनाने हैं, कोई ऑफ़िस ऑर्डर बनाने हैं, न्यू हैं, उसमें उसका पैटर्न कैसे होगा, तो इस सब के लिए ड्राफ्टिंग होती है। तो उस लेटर को लिखने के लिए, कोई नोटिफ़िकेशन इश्यू करने के लिए, लेटर को लिखने के लिए हमने देखना है कि उसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, उसमें बॉडी उसकी कैसी होगी, क्लोजिंग उसकी कैसी होगी, उसका सब्जेक्ट क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ड्राफ्टिंग के अंदर आती हैं। तो आज हम बात करते हैं इसी इसी के ऊपर कि किस तरह हम जो है ना अच्छी से अच्छी ड्राफ्टिंग जो है कर सकते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में किसी भी शख्स की जो कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि कोई कितना अच्छा है लिखने में, तो वो उसकी ड्राफ्टिंग देखी जाती है कि क्या वो न्यू वर्ड्स यूज़ करता है। हमारे यहाँ ऐसे ही है कि कंप्यूटर में ऑर्डर हैं, लेटर हैं, पुराने पैटर्न सेव हैं, वो निकाले, उसी के अंदर जो है वो चीज़ें रखी और चेंज करके तो वही नया भेज दिया। और उसकी प्रूफ रीडिंग भी नहीं होती। इवन मैंने देखा है कि सब्जेक्ट के स्पेलिंग भी गलत होते हैं। तो ये किसी डिपार्टमेंट का क्या इंप्रेशन जाता है। तो इन चीज़ों को देखना है कि क्या हमें कोई भी ड्राफ्ट कैसे बनाना चाहिए और उसमें कैसे हमारी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ सकती है। एक रूटीन वर्क हो गया ना, एक ही ऑर्डर है, आप उसी ऑर्डर को जो है बार-बार जो है वो उसी तरह, एक लेटर है, लेटर पुराना लेटर उठाया आपने, आपने खुद से नहीं एफर्ट की, पुराना उठाया उसी को छापा लगाया और आगे आजकल तो ये चैट जीपीटी है, इसने मज़ीद आसानियाँ कर दी हैं। लेकिन इससे भी अगर चैट जीपीटी भी इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें, एक स्किल आएगी ना लर्निंग। तो जिस तरह मैंने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, तो जो पहली वीडियो थी उसमें और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है कि मैंने अपनी जो है लर्निंग है वो बढ़ा ली है। तो हमें जो है लर्निंग एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो भी इसी से रिलेटेड मैं एक कोटेशन आपसे शेयर करता हूँ। दोज़ हू कीप लर्निंग विल कीप राइजिंग इन लाइफ। इंसान को जो लर्निंग एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है। अल्लाह ने कुरान में कितनी दफ़ा कहा है, मेरी कायनात पे गौर करो, अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत निशानियाँ हैं। हम कुरान को रट्टा लगाते हैं, हम देखते नहीं हैं कि अल्लाह इसमें क्या कह रहा है। तो कुरान के साथ हम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। उसके अलावा एक हदीस के अंदर महफूज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गोद से लेके घूर तक इल्म हासिल करो। इट्स मीन हमें अपनी लर्निंग कंटिन्यूअसली बढ़ानी चाहिए। इंसान ऐसे ही है जिस तरह मार्केट के अंदर एक ब्रांड है ना, आपने देखा होगा कि नोकिया, जब मोबाइल न्यू-न्यू आए थे तो नोकिया का बड़ा नाम था। तो बहुत सबसे अच्छे और महँगे सेट जो है वो नोकिया के थे। तो नोकिया ने अपने आप को मार्केट के चैलेंजेस के साथ अपडेट नहीं किया, तो आज वो मार्केट से आउट हो गया। पॉक्टेल भी इसी तरह की एग्ज़ाम्पल है। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जिन लोगों ने भी इसी तरह इंसान भी एक ब्रांड की तरह है। अगर आप ये सरकारी जॉब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप जो न्यू चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको लर्न नहीं करेंगे तो फिर एक दफ़ा एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप भी जो है वो महकमे के लिए बोझ बन जाएँगे। तो महकमे को की ज़रूरियात, न्यू जो चैलेंजेज़ आ रहे हैं,
और न्यू जो लर्निंग है, अपनी लर्निंग एवरी टाइम अपडेट करें। महकमे के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिस तरह हमारे डिपार्टमेंट में गैपको के अंदर ईआरपी, इवन पूरी डिस्कोर्स के अंदर जो है ईआरपी आई है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो हमें उसको सीखने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं सीखेंगे वो अ, इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी डिपार्टमेंट को। तो लर्निंग की बात हो रही थी कि हमें एवरी टाइम जो है अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपनी जॉब से रिलेटेड नॉलेज भी, और हमें इसके साथ-साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमें जो है वो कुरान को भी सीखना चाहिए। एक आयत को सीखना, एक आयत समझ के पढ़ना, उसका तर्जुमा, उसका क्या मफ़हूम बनता है, तो वो 700 आयात जो है वैसे पढ़ने से ज़्यादा सवाब है उसका। तो 100 रकत नफ़ल जो है, उसकी बात कर रहे थे कि 100 रकत नफ़ल से उससे ज़्यादा सवाब है। तो अब 100 रकत नफ़ल में कम से कम जो है वो 700 दफ़ा जो है अलहमद तो 7 आयात हैं तो 700 दफ़ा पढ़ी जाती है। तो इसीलिए हमें हर चीज़ जो है स्पेशली जो कुरान है उसको समझ के पढ़ना चाहिए। और इसमें ऐज का कोई नहीं है कि आप किस ऐज में पढ़ते हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, अभी हम आते हैं अ, एक और कोटेशन है, अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज़ हाल्फ एन आंसर। तो हम ना आंसर देने के लिए सुनते हैं। तो लिसनिंग जो है एक स्किल है, और कोई भी एक अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता जब तक वो एक गुड लिसनर ना हो। तो हमें जो है तवज्जो से सुनना चाहिए। सुनना सबसे टफ काम है, और ये स्किल भी सीखनी चाहिए। राइटिंग के साथ-साथ लिसनिंग भी हमें सीखनी चाहिए। तो अब हम ड्राफ्टिंग पे आते हैं। ड्राफ्टिंग क्या चीज़ है? ड्राफ्टिंग जो आइडियाज़ हैं, जो 2 तरह की ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे। एक तो ये जो सीएसएस वाले ड्राफ्टिंग की बात करते हैं, तो यानी ऐसे राइटिंग होती है, इस तरह कहीं पे भी ऐसे राइटिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको भी हम थोड़ा-सा टच देंगे। और बाकी जो है डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की एक अपनी लैंग्वेज होती है, तो डिपार्टमेंट के अंदर ड्राफ्टिंग का क्या रोल है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो भी डिक्टेशन ऑफिसर देता है कि ये चीज़ लिख के लेके आओ, इसको ऐसे करो, वो जो पॉइंट्स आप लिख के आते हैं, उन पॉइंट्स को, उन आइडियाज़ को पेपर के ऊपर रीडेबल मैनर में लेके आना ड्राफ्टिंग कहलाता है। ड्राफ्ट का एक स्केच बनाते हैं। फर्स्ट जो स्केच आपने बनाना है वो बस सिंपल सा जल्दी से बनाएँ, मतलब है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं। तो अपने पॉइंट्स जो है, इसी तरह सीएसएस वाले जो है वो आउटलाइन बनाते हैं। किसी भी आइडिया है जिसके ऊपर टॉपिक है, जिसके ऊपर ऐसे लिखना है, उसकी आउटलाइन बनाएँगे। तो यहाँ पे आउटलाइन वाला ऐसा नहीं है, तो हमने वो पॉइंट्स लिखे होते हैं। उन पॉइंट्स को सेंटेंसेस की फॉर्म में चेंज करके, तो वो पेपर के ऊपर रिटन फॉर्म में लेके आना है, और ये एक रफ स्केच बन जाएगा। इसको फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को पेश करना है, ऊपर लिख देना है डीएफए, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। अब वो अथॉरिटी जो है वो आपको बताएगी कि इसमें ये तब्दीली करनी है, ऐसे-ऐसे। तो फिर आप तब्दीली करके दोबारा ले जाएँगे। फाइनली जब वो जो है ड्राफ्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगा, तो वो फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा। हाँ, जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा तो फिर वो ड्राफ्ट नहीं, वो एक लेटर, वो एक ऑर्डर की फॉर्म में आ जाएगा। ड्राफ्ट उस टाइम तक ही है जब तक उसके अंदर जो है वो चेंजिंग होती रहती है, तो वो एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग व्हिच विल प्रोबेबली बी चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड, नॉट द फाइनल कॉपी। तो ड्राफ्ट उन्हीं पॉइंट्स को हमने लिख के ले जाना है, और उसमें अमेंडमेंट करनी है जैसे-जैसे अथॉरिटी की डिज़ायर्स के मुताबिक। तो ड्राफ्ट क्यों लिखा जाता है? ड्राफ्ट कोई भी डॉक है, नोटिंग की बात हुई थी, उस नोटिंग के अंदर हायर अथॉरिटी जो डिसीजन करती है, कोई भी फैसला लेती है या कोई अप्रूवल देती है, उसको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए भी
जो है हमें ड्राफ्ट लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑफिस ऑर्डर करने पड़ जाते हैं या कोई नोटिफिकेशन पढ़ना करना पड़ जाता है या फिर लेटर लिखना पड़ जाता है, तो इसके लिए हमें ड्राफ्ट बनाना होता है। इसके अलावा नोइंग द पर्पस, क्या पर्पस है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। या तो कोई ऑफिस ऑर्डर करने होते हैं या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्पेंस करनी होती है, उसके लिए हम कोई नोटिफिकेशन इशू करना होता है या कोई लेटर लिखना होता है, ड्राफ्ट बनाते हैं। तो राइटिंग के लिए तीन चीजें जो हैं वो जरूरी हैं, तीन इसके स्टेप्स हैं: प्लान, राइट एंड कंप्लीट। तो प्लान, प्लान के अंदर एनालाइज द सिचुएशन, यहाँ पे ये थोड़ा सा उस हिसाब से बताया गया है, लेकिन हमने सबसे पहले क्या करना है, वो जो पॉइंट्स हैं इकट्ठे करने हैं। पहला जो हमारा स्टेप होगा, जो डिक्टेशन हमें मिली होगी, जो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने ये करना है, ये करना है, तो वो आपने पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। उन पॉइंट्स से रिलेटेड जो है रेलिवेंट नॉलेज, पिछले लेटर में क्या हुआ, फलां में क्या हुआ, वो रेलिवेंट जो है नॉलेज, वो डाटा वो इकट्ठा करना होता है। फिर उसको ऑर्गेनाइज, सारी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आना होता है, और फिर उसे कंपोज, मैसेज को राइट करना है, लिखना है, और उसे जो है वो कंपोज फॉर्म में लेके आना है, फिर कंप्लीट करना है। ये तीन स्टेप हैं। तो ये थोड़ा सा मैं बताने लगा हूँ कि जो हमारे रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए ड्राफ्ट की स्ट्रक्चर किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप एक लेटर लिखने जा रहे हैं, तो उस लेटर का जो मेन मेन टॉपिक है, ये थोड़ा सीएसएस यानी ऐसे के हवाले से मैं बताने लगा हूँ। अ, जिस तरह डॉन अखबार में आप कोई भी ओपिनियंस में जाते हैं, तो वहां पे आप कभी भी उसको पढ़ने के लिए आप देखिएगा, तो जो स्टार्ट के अंदर जो है वो एक थीसिस स्टेटमेंट होगी। थीसिस स्टेटमेंट वो पूरा एक वो टॉपिक है, वो मतलब है जिससे रिलेटेड जो है, जिसके ऊपर वो पूरा बेस कर रहा है वो पेपर, और वो सारा इंट्रोड्यूस योर टॉपिक एंड राइट अ वन सेंटेंस स्टेटमेंट दैट इज द बेसिस फॉर योर एंटायर पेपर। तो जो भी मेन थीम है उसका, उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में लेके आना, स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आना, थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगा। ये सबसे टॉप पे होगा। उसके बाद जैसे-जैसे पैराग्राफ आएँगे, तो हर एक पैरा की अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसको बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस जो है, ये थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उसकी सपोर्ट में होते हैं। जितने भी पैरे होंगे वो थीसिस स्टेटमेंट के रेलेवेंट होंगे। ये नहीं है कि थीसिस स्टेटमेंट में पॉपुलेशन की बात हो रही है तो वो टॉपिक सेंटेंस में पैरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ऐड कर दे। नहीं, नहीं। तो वो थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको ही प्रूव करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए डिफरेंट जो है पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, और हर पैरा जो है वो पैरे की पहली लाइन के अंदर ही उस टॉपिक सेंटेंस आता है। उस पैरे में बाकी जितना हमने लिखना है वो उस टॉपिक सेंटेंस की सपोर्ट में होना चाहिए। फिर से रिपीट करने लगा हूँ, टॉपिक सेंटेंस जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की सपोर्ट में होते हैं। जितने भी टॉपिक्स, जितने पैरे होंगे उतने टॉपिक सेंटेंसेस होंगे। तो पैरे को स्टार्ट कैसे करना है वो बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह एक इंग्लिश का एक अलग से लेक्चर होगा राइटिंग के ऊपर, वो ड्राफ्टिंग एक सेपरेट है। तो उसके अलावा सफिशिएंट सपोर्ट जो है, तो जो भी टॉपिक के आइडियाज़ हैं, उनको मतलब है पैराग्राफ्स को एविडेंस के साथ, फलाँ केस में ऐसा हुआ, फलाँ में ऐसा हुआ, ये रूल ये है, ये सारी चीज़ें जो है उसकी सपोर्ट्स मिल रही हैं। तो टिप्स ऑन लैंग्वेज ये है कि इसके अंदर 7 सीज़ को अप्लाई कर देना है। तो अच्छी राइटिंग के लिए completeness, conciseness, consideration, concreteness, clarity, courtesy, correctness, इनको थोड़ा डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। अच्छी ड्राफ्टिंग में कंसाइज होती है, ब्रेविटी, ब्रेविटी इज द विट ऑफ सॉइल। तो कंसाइज आपकी
राइटिंग जो है इस तरह नहीं है कि एक वर्ड जो है उसको रिपीट कर रहे हैं, एक सेंटेंस को। पहले भी आपने बात की है, फिर वही बात बार-बार कर रहे हैं, उन्हीं अल्फाज को रिपीट कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता इतनी लफ़ाज़ी वाली जो है वो इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो बात शार्ट हो और जामे हो, उसमें बात का पूरा मफ़हूम भी अदा किया गया हो और लिखी भी शार्ट भी। तो इंग्लिश जो है आगे दूसरा पॉइंट है करेक्टनेस। करेक्टनेस उसकी जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, वो सारी चेक कर लेनी चाहिए, प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए। इसमें मिस्टेक्स टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स जो हैं, वो भी और इवन मैंने देखा है सब्जेक्ट के अंदर मिस्टेक्स, सब्जेक्ट के स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो तो मेन हेडिंग है, उसके अंदर तो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये शो करता है कि प्रूफ रीडिंग नहीं हुई और इसीलिए हमें जो है ये सब्जेक्ट जो है और बाकी चीज़ें जो हैं ध्यान से देख के प्रूफ रीडिंग करके तो फिर जो है इसके ऊपर इसको डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, फाइनल इश्यू किया जाए। अच्छा, करेक्टनेस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस। ये नहीं है कि आप उसको शार्ट करते-करते आपने इतना शार्ट कर दिया है कि वो उसका आधा मफ़हूम ही नहीं पहुँच सका। तो आपने जो है वो कंप्लीटनेस जिस तरह मैंने कहा था वो जामे भी होना चाहिए, यानी मफ़हूम भी सारा वो कन्वे किया जा सके। कर्टसी, तो कर्टसी जो है वो इसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा जिसको लिखा जा रहा है उसके लिए जो है वो देखा जाए कि इसको वर्ड कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो स्पेशली जो है जब लोअर अथॉरिटी ने हायर अथॉरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है थ्रू राइटिंग फॉर्म में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस की ज़रूरत होती है। लोअर हायर से लोअर पे भी होती है, लेकिन हायर अथॉरिटी लोअर को लिख सकती है वर्ड यू। तो यू जो है ये तो वैसे कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो है लोअर अथॉरिटी वो कभी इस तरह का वर्ड नहीं लिख सकती। कर्टसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, अल्फाज की भी टोन होती है। वो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना कि पिच और टोन की बात की थी। तो मोनोटोन होता है एक बंदा जो एक ही टोन में बात करता है। टोन होती है उतार-चढ़ाव जो आता है, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स आवाज़ के अंदर। तो एक ही तरह की आवाज़ हो, एक ही लेवल की हो तो उसे मोनोटोन कहते हैं। तो कोई टीचर मोनोटोन हो तो उससे हम बेज़ार हो जाते थे कि यार ये मोनोटोन है और एक ही जगह खड़े होके तो ये शुरू हो जाते हैं और हमें कोई समझ नहीं आती। तो मैं बात कर रहा था कि अल्फ़ाज़ की भी टोन होती है। जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन फ़ील होती है। तो अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल करें कि जो जिनकी टोन जो है वो बड़ी अ, नॉर्मल हो और पोलाइट हो। क्योंकि मोहब्बतें बाँटेंगे तो मोहब्बतें मिलेंगी। कंक्रीट नेस जो होती है इम्प्लाइज़ बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फ़ज़ी एंड जनरल। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो राइटिंग है, वो कंक्रीट भी होनी चाहिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है पुट योरसेल्फ एट दैट प्लेस टू व्हॉम यू आर राइटिंग। तो उस पर्सन की जगह पे खुद को रखो जिसको आप लिख रहे हो, उसकी जगह पे रखो। क्लैरिटी आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। स्पेसिफिक मैसेज clarity implies emphasizing on a specific message or goal at a time rather than trying to achieve too much at once. तो मैसेज क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अच्छा, स्किल्स हैं फॉर ड्राफ्टिंग और नोटिंग की जो स्किल्स हैं इनको एक तो नो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने नोटिंग के अंदर से ड्राफ्टिंग बनानी होती है। तो अगर आपके पास नोट है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है? उसको आप
कन्वर्ट द सेंट्रल पॉइंट इनटू सब्जेक्ट, जो भी उसका मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसको आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल केस है, अपील है, बंदा रिमूवल फ्रॉम सर्विस हुआ हुआ था, तो उसके लिए जो अपील है उसने की हुई है, तो उसका जो सब्जेक्ट है वो अ, अपील फॉर रीइंस्टेटमेंट या इस तरह मतलब है, आप उसको सब्जेक्ट के अंदर पूरी की पूरी बात भी समझ आ जाती है 1-2 लाइन के अंदर, अगर वो सही से लिखा जाए। द होल मैसेज शुड बी अरेंज्ड इन अ सेंटेंस एंड पैरास, और पूरा जो उसका मैसेज है उसको सेंटेंसेस के अंदर और पैरास के अंदर अरेंज करना है। रेफरेंस शुड बी मेड टू एनी प्रीवियस लेटर नंबर, रेफरेंस है तो वो भी दिया जाए। एप्रोप्रिएट, सूटेबल एंड सिंपल वर्ड्स, ये नहीं है कि डिफरेंट और डिफिकल्ट और वर्ड्स यूज किए जाएं कि इससे ज्यादा मुझे इंग्लिश आती है इस तरह का शो किया जाए, नहीं। सिंपल लैंग्वेज मतलब मीन कम्युनिकेशन मीन आप अगले तक मफहूम अदा पहुंचा देते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हो गई। डिफरेंट कोई भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में एग्जैक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसी का मफ़हूम ही सिर्फ़ एक जो कन्वे करना होता है। अगर वो मफ़हूम कन्वे हो रहा है, तो आप एक अच्छे राइटर हैं, आपने वो कम्युनिकेशन जो है आपका उसका पर्पज़ अचीव हो गया है। लास्ट सेंटेंस शुड सम अप द होल मैसेज, एंड पे आपने जो क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं उसके अंदर आपने पूरा रैप अप कर देना है उसको, पूरे जो पूरा मैसेज है उसको एक ब्रीफ सा दोबारा से उसको और कॉल टू एक्शन लास्ट पे होती है। नो द स्किल ऑफ प्रूफ रीडिंग, और जब आपने मैसेज ये लिखना है तो उसकी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग वगैरह जो है उस करके तो देन आपने वो साइन करके फाइनल फाइनल करना है, उससे पहले नहीं। अ, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लेटर है वो कैसे लिखा जाता है, लेटर के कौन-कौन से पार्ट्स हैं इन चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।